नमो अरहन्ताणं नमो सीताणं नमो अयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो द्वेषवसावनम्। मोक्षार्थियों, हमारा जिन शासन स्पॉटलेस शासन है। स्पॉटलेस का तात्पर्य उसमें दोष का कोई भी छींटा नहीं है। ये जिन शासन निर्दोष पुरुषों के द्वारा कथित होने से, तर्क युक्तियों के द्वारा अबाधित होने से निर्दोष बताया गया। हमारे भगवान के निर्दोषता का क्राइटेरिया उनका अनबायस्ड पना है। व्हाट इज अनबायस्डनेस? बायस, BIAS, बायस। बायस इज इंक्लिनेशन, झुकाव। और हमारा जिन शासन अनबायस्ड है। मुसलमान ग्राहक हो अथवा ईसाई ग्राहक हो अथवा जैन ग्राहक हो, निर्दोष दुकानदार वह कहलाता है। कोई भी हो, सबको एक सरी की प्यूरिटी का माल दे और एक सरी का रेट वाला दे, वो बायस्ड नहीं हो। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? और प्रकृति अनबायस्ड ही है। हम लोगों को पहली दूसरी तीसरी चौथी में ऐसी कविताएं सिखाई गई, पांचवी छठवीं में ऐसी कविताएं सिखाई गई कि सूरज इतना न्याय करता है कि वो गरीब को भी अमीर को भी बराबर की रोशनी देता है, धूप देता है, ताप देता है। चंद्रमा भी कभी पक्षपात करता नहीं किसी को अपनी शीतलता देने में। ना बरसात और ना ही नदियां और ना ही पेड़, ना ही पेड़ की छाया और ना ही पेड़ के फल। कितने जन मुझे समझ रहे हैं? पक्षपात से रहित होना ये बहुत बड़ा गुण है। कमिंग टू द पॉइंट नाउ, आप में से कल होमवर्क जिन्होंने नहीं किया था, टाइम पर होमवर्क न करने के लिए मैंने आप लोगों को दंडित किया था और सबको 8-8 घंटे का कुछ वर्क दे दिया था, राइट? परंतु एक जन को मैंने 2 घंटा अतिरिक्त देकर 10 घंटे कर दिया, ऐसा कुछ हुआ था, राइट? एंड फिर सम स्टूडेंट्स वर ईगर टू नो what is the reason कि he has been punished for 2 hours more. कई जनों को ये इच्छा हुई जानने की कि इनको 2 घंटा क्यों ज्यादा। जरा मुझे आप में से कोई बताएगा क्यों ज्यादा? आप में से कोई बताएगा? 3 जन बताएंगे। चलिए, बचे हुए इस खातिर 1-1 घंटा और बढ़ा लीजिए आपके इसमें, क्योंकि इतनी बौद्धिक सोच तो हमारी होनी चाहिए कि क्या कारण हो सकता है। सीधी बात यह है बच्चों, जितना रुतबा किसी ने हासिल किया हो, जितना बड़ा और ऊंचा पद किसी ने हासिल किया हो, उसे टिकाए रखने में जिम्मेदारियां भी उतनी ही होती है। आपको याद आ रहा होगा रक्षा पर्व की घटना, जिसमें श्रुत सागर ने एक छोटी सी गलती की और गलती के दंड स्वरूप अकंपन ने निर्दयता से, बड़ा बेलिहाज है जिन दर्शन, अंधा कानून है जैन दर्शन। कोर्ट में बैठे, अदालत में बैठे न्यायाधीश के टेबल पर रखी हुई अंधा कानून की जो वो मूर्ति है, जिस नारी के हाथ में
एक तराजू है और आंखों पर बांधी हुई एक पट्टी है। वो ये दिखाती है कि यहाँ अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कोई भी हो, सबके साथ एक सरीका न्याय होगा। एक तराजू में, एक पाले में न्यायाधीश का पुत्र हो अथवा एक पाले में आतंकी कोई कातिल हो, सबको एक सरीका न्याय होगा। एनीवे, जितना बड़ा ओहदा किसी ने प्राप्त किया है उसको टिकाना उतना जरूरी होता है। इतने इनामों से नवाज कर हमने उसे ऊपर किया है ताकि जिससे सभी जन आदर्श ले उनका, और ये स्वयं वहां पर खेलते रहेंगे तो दूसरे जन क्या आदर्श लेंगे? ये तो हकदार है इसके कि दी हुई इनामों को फिर से छीना जाए, बट ऐसा न हो सका। राजा दमड़ी के लिए करे जो अत्याचार, अगेन बहुत सुंदर नीति है बच्चों। राजा दमड़ी के लिए करे जो अत्याचार, तो वाके लश्करी लूटे गांव हजार। अरे ऊपर वाले ही ऐसा करने लग जाएंगे तो नीचे वालों की तो हालत ही खराब हो जाएगी। यदि आपके आदर्श ही खोटे होने लग जाएंगे तो आप में वो उन्नत भावना कभी भी जागृत नहीं होगी। कभी भी अच्छे टीचर से पढ़ना चाहिए आपको कोई चीज। एरे गेरे टीचर में आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। एक गलत चीज भी आपने पढ़ ली, दिमाग में वही छप जाएगी जीवन। खैर, मैं तो ये कह रहा हूं, आदर्शों में समझौता नहीं हुआ करता, और जैसे गुरुजन होते हैं उसके इक्विवेलेंट पद विद्यार्थियों में जो सर्वोपरि होता है मॉनिटर, लगभग उसका पद उतने ही बराबरी का हो जाता है, क्योंकि बाकी के बच्चों के लिए आदर्श लेने के लिए गुरु सदाकाल तो उनके समीप रहते नहीं हैं, लेकिन उनके कलीग्स उनके साथ रहते हैं और जो उनको इमिटेट करते रहते हैं। ये ऐसा करते हैं, हमें भी ऐसा करना, ये ऐसा करते हैं, हमें भी ऐसा करना। संघों में, मुनि संघों में गलतियां होने पर, मैंने आपको कभी बताया था, बहुत दर्दनाक संविधान होते हैं। छेद, मूल, परिहार, पारंचिक जैसे दंड विधान संघों में कहे। क्या है ये? आपकी 20 साल की दीक्षा है और कुछ गलती हो जाए तो 20 साल की, 50 साल की दीक्षा को कट शॉर्ट करके 50% कर देते। 50 साल की दीक्षा एक झटके में 25 साल की कर देते, मतलब आपका 25 साल वॉश आउट। छेद नामक प्रायश्चित। गलती का स्तर थोड़ा बड़ा हो जाए तो मूल नामक प्रायश्चित, मैंने कभी बताया था इसे, 1 साल पहले कभी लिया होगा। दीक्षा 0 करके रख देते हैं उसकी। परिहार और पारंचिक जैसे भी दंड दिए जाते हैं, फिर आगामी काल में कभी उसकी भी चर्चा होगी। सो ध्यान रहे, जितना बड़ा पद है उतनी बड़ी जिम्मेदारियां हुआ करती है। ये बड़प्पन, ये इज्जत जो हमें मिलती है वो मुफ्त नहीं है, उसके पीछे समर्पण करना पड़ता है। आप यहां पर नहीं आए टाइम पर, कहने के बावजूद भी तो आपके पीछे कोई भी नहीं आए, इसकी जिम्मेदार आप हो, आप और आपसे जूनियर्स। पर्वजी, कलश जी भी यहां पर आए थे, 1 दिन पहले आए थे, अभय जी आके गए थे। ऐसा तो नहीं था कि कोई नहीं आए थे। शायद आपको उत्तर मिल गया होगा। आपको उत्तर तो पहले ही मिल गया होगा, वैसे समझ गए होंगे आप तो, लेकिन बाकी सबको समझ में आए। और मेरी वैसे आदत ये रही है, पहले से एक आदत रही है, जो मेरे अत्यंत नजदीकवर्ती कोई होता है
उसको तो मैं नहीं बख्शता हूं कभी भी। अभी नजदीकवर्ती मतलब ये भी तो पक्षपात हुआ। हाँ, इतना पक्षपात तो मुझे होता है, क्योंकि जो धर्म में अग्रणी होता है वो मेरे नजदीक है, ऐसा मैं महसूस करता हूं। जो सदाचार में ठीक ठाक है, अध्ययनशील है, उसके प्रति मुझे विशेष राग होता है। अरे गणधर की अनुपस्थिति में भगवान की भी दिव्य ध्वनि खिरती नहीं है, और भगवान तो वितरागी ही है, तो उनको तो ये सब सोचना भी नहीं चाहिए कि कौन है कौन नहीं। आपको तो आपका प्रवचन ट्रिगर ऑन करो और आप तो हरा बटन दबाओ और चालू करो। बट उनके लिए भी स्पेशल लोग हुआ करते कुछ। ये प्रकृतिगत बातें हैं ये सब। खैर, मैं तो आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जो मेरे नजदीक वर्ती रहते हैं, मैं उनकी गलतियां बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता हूं। एक वे किस्म के भी अध्यापक शिक्षक होते हैं जो बड़ा अन्याय और दुराचार करते हैं अपने विद्यार्थियों के साथ। जो ये चाहते तुम थोड़ी सी चापलूसी मेरे लिए कर लेना तो मैं तुम्हें थोड़ी रियायत दूंगा। वे बड़े मतलब उनके जीवन के साथ एक प्रकार का खिलवाड़ करते हैं। खैर, मैं तो आपको यह कहना चाहता हूं, जो मेरे जितना नजदीक होता है, मैं बाकी की तो गलतियां भले ही बर्दाश्त कर दूं, लेकिन इनकी गलती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता मैं। ये मुझे आदत आज से नहीं है, 20-22 साल से, जब से मैं इस टीचिंग प्रोफेशन में हूं। इवन मोर देन दैट, 22-23 साल जितने भी मुझे इस फील्ड में गए होंगे, तब से मुझे ये तजुर्बा है। जो नजदीक वर्ती और अच्छा विद्यार्थी होगा उसके लिए बख्शा नहीं जाता। मैं थोड़ी सी और एक घटना आपको साझा करके बताता हूं। मुझे याद आता है जब मैं थ्रो आउट रैंक कर रहा हूं मेरी लाइफ में, स्कूल में, और हम एक एक मार्क के लिए बहुत लड़ते झगड़ते रहते थे। बहुत याद आता है। तो स्पेशली मुझे याद आता है जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट का, जैसे डोमिनिक जोसेफ सर पढ़ाते थे उसे। तो मैं ये कहता था कि हमेशा क्या करता था मैं, जैसे मुझे किसी उत्तर में 6 मार्क मिले 10 में से, और वो मैं बगल वाले का चेक करता था, उसे तो 8 मार्क्स दिए हैं और मेरे से भी फालतू उत्तर लिखा है। तो मैं थोड़ी चौड़ी छाती करके हमारे टीचर के पास जाता था और कहता था कि मुझे इसमें मार्क्स चाहिए, आपने औरों को दिए हैं। अच्छा, वे कभी मना नहीं करते थे। वे कहते थे सबके टैली करो और सबको देखो। इतना निष्पक्ष शासन है, इतना निष्पक्ष शासन है कि जैसे विद्यार्थियों को घर पर बात करनी है, मैंने आदित्य भैया को ये बोल दिया था, बच्चों को घर पर बात करते समय बिल्कुल उनके सामने खड़े नहीं रहना चाहिए, उनके आगे पीछे नहीं घूमना चाहिए। हमें इतना विश्वस्त और आश्वस्त रहना चाहिए हमारी प्रवृत्ति संबंधी। और जो कहने दो ना घर पर भैया, लोकशाही है ये, लोकशाही। आवाज दबाते हो क्या उनकी? और यही से दबना सीखना चालू करेंगे बच्चे तो भविष्य में यही करेंगे, या तो दबते रहेंगे या तो दबाते रहेंगे। नहीं, उनको उन्मुक्त रूप से उनको खिलने दो। और बल्कि मेरे विरोध में भी जिसे कोई विरोध दर्ज करना है वो भी दर्ज कर सकता है। महावीर के किसके आदिनाथ के समूह शरण में महारीच ने विरोध करके उन्हीं के सामने विरोधी दल खोल के खड़े हो गए। मैंने आपको एक बार कहा था, पंडित नेहरू जब एक स्पीच कर रहे थे बच्चों, एक स्पीच के दौरान एक नारी खड़ी हुई और ये बोली, आप ये कह रहे हैं भारत, मैंने कहा था आपको याद आ रहा है, आप कह रहे हैं कि भारत आजाद हो गया है, स्वतंत्रता है, किस चीज की स्वतंत्रता है, आदि आदि बात करते समय उसने नेहरू जी को एक गाल में थप्पड़ जड़ दी। याद आ रहा है आपको? मैंने कभी शेयर किया होगा। और नेहरू जी ने कुछ नहीं बोला उस बात पर। नेहरू जी ने मंच पर आकर इतना ही कहा कि इतना काफी है सिद्ध होने के लिए कि हमारा देश आजाद है कि यहाँ की साधारण महिला ने भी मेरे गाल में थप्पड़ जड़ दी। इतनी ऑथोरिटी हमने यहाँ की जनता को दी।
बहुत बड़ी बात है। एक आदमी ने एक बार, कार्टूनिस्ट था कोई, कार्टूनिस्ट ने अखबार में नेहरू को एक गधे के रूप में दिखाया। अभी खैर मेरा ये टाइम भी नहीं है इतना सब कहने का। नेहरू जी ने क्या किया होगा जानते हो बच्चों? एक आधा आदमी तानाशाह होता तो क्या करता? क्यों रे, बहुत चर्बी जड़ी है क्या? हाँ, लटका दू क्या? फोर्स भेज दू क्या? इस पर टाड़ा लगा दो, कुछ एफआईआर ऐसी दर्ज करो कि सड़ता रहे अंदर जीवन। ऐसा न करके उन्होंने डायरेक्ट फोन किया उसके घर और कहा नेहरू जी ने कि भैया गधे के साथ चाय पीने के लिए कब आ रहे हो? गधे के साथ मतलब समझ में आया? नेहरू जी ने उसे चाय के लिए आमंत्रित किया। अब मैं चाय की भक्षता सिद्ध करने नहीं बैठा हूं यहां पर। मैं तो आपको ये कह रहा हूं, बड़े लोग होते हैं वे हल्की सोच के कभी भी नहीं हुआ करते। खुन्नस, खुन्नस समझे? खुन्नस समझते हो? खुन्नस, बैर बांधना वगैरह। हमारे नीचे से तुम बैर बांधोगे नीचे वालों के प्रति, तो तुम उनसे भी नीचे और गए बीते हो जाओ। अरे तुम तो बड़े हो, तुमको तो उदार छाती, तगड़ी छाती लेकर चलना चाहिए। खैर, मुझे कहने की बात इतनी है, जो बड़े लोग होते हैं, मुझे एक घटना शेयर कर रहा था मैं आपके साथ। डोमिनिक जोसेफ सर की मैं बात कर रहा था। मुझे बड़े अच्छे, बहुत अच्छे टीचर्स मिले मेरी लाइफ में। आज मैं जो आपके सामने बड़े फख्र से बैठा हूं, इतना बहुत कहना चाहिए कॉन्फिडेंस से, इसमें मेरे सभी गुरुजनों का बहुत बड़ा बहुमूल्य योगदान है, जिन्होंने मेरे लिए बहुत मेहनत की। तो जब भी मैं जाता था उनको मार्क्स मांगने, उन्होंने मार्क्स कभी बढ़ा के नहीं दिए, मुझे बहुत अच्छे से याद आ रहा है। वे मुझे कहते थे, वो इंग्लिश में बात करते थे, वे कहते थे कि तुम किसके साथ कंपेयर कर रहे हो? बेचारा, तुम उसके साथ कंपेयर कर रहे हो जो पास होने के लिए मोहताज है बेचारा। अब तुम उसको उत्तर दिखा दिखा कर तुम ये चाह रहे हो मैं तुम्हें भी दे दूं। अरे तुम्हारी औकात के हिसाब से ये तो कुछ भी मार्क्स नहीं है। तुम्हें तो और भी अच्छा लिखना चाहिए, और तुम्हें बहुत मार्क्स की जरूरत हो तो एक काम करो, कहते थे। मैं तुम्हारे यहां पर मार्क्स बढ़ा सकता हूं, इस उत्तर में नहीं। चाहिए तो तुम बोलो, कहते थे वे। लेकिन वहां पर वे उत्तर बिल्कुल बढ़ाते नहीं थे जहां पर उनकी इच्छा नहीं। जबकि औरों का उत्तर मेरे से घटिया होता रहता था और मार्क्स अच्छे मिलते रहते थे उनको। लेकिन बात उनके बौद्धिक क्षमता की। तुम किसी के साथ बराबरी कर रहे हो क्या? और तुम न्याय चाहते हो। यह अन्याय नहीं है कि आपको अतिरिक्त दंड मिला, ये न्याय है कि आप अधिक दंड के ही भागी हो। कितने जन समझ रहे हैं? बड़े अभागे हैं वे विद्यार्थी जिन्हें ऐसे गुरुजनों का योग मिलता है, जो गुरुजन स्वयं चापलूसी करते रहते विद्यार्थी, इररेस्पेक्टिव ऑफ उनकी गुणवत्ता। जैसे आपने मुझे हेल्प की पर्सनल, आपने मेरे पुस्तकों की कुछ बाइंडिंग की। मैं हमेशा मैं कहता रहता हूं और मैं नहीं भूलूंगा, किसी के एक सेकंड के लिए भी कुछ उंगलियां लगी होगी मेरे कुछ जिनवानी के लिए। अब इसके कारण मैं ये सोचता रहूंगी इन्होंने मेरी हेल्प की थी तो मैं थोड़ा एग्जाम में उनको बख्श दूं, अथवा यह सब मेरे से कभी भी नहीं होगा, कभी नहीं होगा और कभी नहीं होगा। एक गुरु के गुरु पद को यही शोभा देता है, और भाग्य से मैं ऐसे शिष्य भी रहा हूं ऐसे ही गुरुओं का, और मैं ऐसे ही गुरु होने की कोशिश करता। आई थिंक आपको आपका समाधान मिल गया है, और मैंने थोड़ी बात को अच्छे से ही ले लिया है। कुछ और घटनाओं के साथ भी ले लिया, हमारे प्रथमान योग की भी। प्रथमान योग की और एक घटना साझा करता हूं। सबसे पहला स्वयंवर हमारे यहाँ जय कुमार और सुलोचना का हुआ बच्चा। आदिनाथ के काल में सबसे बड़ा स्वयंवर किसका हुआ? जय कुमार, जो आदिनाथ के 72वें गणधर थे।
राजा सोम, आहारदाता राजा सोम श्रेयांश के भाई, उनके भतीजे थे ये। कौन? जय कुमार। जय कुमार तो जानते हो बच्चों आप, जय कुमार था कौन ये? आई मीन थे कौन ये जय कुमार? जय कुमार थे भरत चक्रवर्ती के 14 रत्नों में से सेनापति नाम के चेतन रत्न। अभी अभी आपने रत्न पढ़ाए थे, 14 रत्न, 7 चेतन 7 अचेतन पढ़ाए थे, उसमें सेनापति नाम का एक रत्न पढ़ा था बच्चों। उसमें जय कुमार नाम का एक सेनापति रत्न था भरत का। नाम बताए थे जय कुमार? नाम नहीं बताया, ठीक है ठीक है। तो जानते हो उस सेनापति को इतनी ताकत होती है, कोई माय का लाल उसको छू भी नहीं सकता दुनिया में। क्योंकि भाई साहब तुमने सेनापति को परास्त किया तो फिर राजा की क्या रहेगी? लोग तो सेनापति को देखकर राजा की महिमा करते हैं। तो आप जानते उसी स्वयंवर में अर्क कीर्ति भी आया था। अर्क कीर्ति भी चाहता था सुलोचना से मैं शादी को। कितने जन समझ रहे हैं? मतलब एक प्रकार से एक फूल दो माली जैसी केस है। आप ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मतलब सभी जन चाहे कि हमें इससे शादी करनी है, सुलोचना से। और अर्क कीर्ति, कौन अर्क कीर्ति है ये बच्चों? भरत का लड़का। और कंपटीशन में कौन है? सेनापति जय कुमार। अभी वैसे वजूद किसका बड़ा है? वैसे वजूद तो बड़ा, वैसे सच पूछो तो चक्रवर्ती का लड़का तो भाई खून का रिश्ता है ये तो उससे रहा नहीं गया कि मेरे सामने, मेरे देखते ही, मेरे आंखों के सामने ये जय कुमार सुलोचना को जीत लिया। तो उसको देखा नहीं गया उसको, तो वो बीच में आकर विरोध करने लग गया और जय कुमार पर थोड़े से प्रहार करने लग गया। और सुलोचना, ये ठाकुर, यह हाथ मुझे दे दे ठाकुर। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? ये सुलोचना मुझे दे दो। तो अब जानते हो जय कुमार ने थोड़ा सा ये सोचा होगा, ये मेरे बॉस का लड़का है, इससे अपन बहुत पंगा लेंगे तो हमारा जॉब खतरे में पड़ जाएगा। जय कुमार ने बोला मैं पापा को बोलूंगा। ए पापा के बच्चे, पापा को तो मैं बाद में देख लूंगा अभी तुम्हारे हवा यही टाइट कर दूंगा मैं। तुम अभी समझ लो, यहां से रफा दफा हो जाओ यहां से। अर्क कीर्ति, अर्क कीर्ति, मैंने क्या बोला? जय नहीं। तो अर्क कीर्ति को बच्चों बांध दिया उसने वहीं पर। बोला क्या बोल रहा था तू? पापा को बोलेगा? 4-5 जन मिलकर उठाओ इसको, बोले, और जाओ इसके पापा की बात कर रहे हैं, पापा के दरबार में इसको ले जाकर। समझ में आ रहा है? मैं पटक दो कहूंगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा। समझ में आ रहा है? जा पापा को बोल तुम्हारे। तो जैसे आदिन वो चक्रवर्ती के सामने केस आया, अरे ले 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 मेरा बच्चा, क्या हो गया इसको? और इसको तो बहुत पिटाई हुई है यार इसकी। तो बोले सेनापति को बुलाओ। जय कुमार हाजिर। इसको क्या हुआ भैया? साहब ये अपन का कारनामा है। तेरे साथ पंगा लिया क्या? उन्होंने न्याय किया, उन्होंने अर्क कीर्ति को समझा दिया वहीं पर। इससे भी बेकार हश्र हो जाता तुम्हारा। और सुन, मैंने की हुई पॉलिसीज में यदि थोड़ी भी तुम दखल अंदाजी का तात्पर्य यहां पर व्यवधान डालोगे, स्वाधीनता को चुनौती दोगे, तो जाओगे यहां पर पापा वापा कुछ नहीं।
पक्षपात से रहित शासन चाहिए। मेरा बेटा न मेरा बच्चा न, ये सब झमेले नहीं। कितने जन समझ रहे मेरी बात को? और एक बात को और एक थोड़ी सी मैं अपनी यादगार बता ही देता हूँ। वैसे भी आपकी बहुत इच्छा थी कि मैं ले लो। आपकी तो बड़ी मन की सरलता है भाई। सुनो, मैंने कभी आपके साथ शेयर किया होगा बच्चों, ये मुक्ति जब छोटी थी, आई थिंक बताया होगा तो हाथ ऊपर करना। ये थी थर्ड में आई थी, आई थिंक सेकंड थर्ड फोर्थ में थी। तो एक बार स्कूल से कंप्लेन आई, प्रिंसिपल ने कंप्लेन दी। बड़ी इज्जत करते थे लोग मेरी, क्योंकि प्रिंसिपल स्वयं प्रवचन में आती थी रोज मेरे, और बड़े आदर से हमें ट्रीट करती थी। तो बोली कि ऐसा हुआ ना, बोले कि आज इन्होंने गाली दी लड़कियों की सुनकर। मैंने बताया था, अच्छा। अब वो गाली क्या थी भगवान जाने, लेकिन उसका अर्थ था भिकारन बोला इसने किसी। तो मुक्ति बोली, भाई मुझे तो कुछ, उन्होंने बोला, हमने बोला। तो मैंने कहा आप बाकी के बच्चों के साथ क्या न्याय करते हो, हमें कुछ लेना देना नहीं, लेकिन आप एक काम करो। मैंने कहा मैं एक बहुत निर्दयी बाप भी रहा हूं, बच्चों बहुत निर्दयी बाप रहा हूं। वो तो मैं घटना सुना ही रहा हूं आपको। अभी अभी मुक्ति को जब शाश्वत धाम में एडमिशन लेने जा रही थी ना मुक्ति, तो उसकी दादी बहुत रो रही थी। दादी उसकी मतलब मेरी माँ। तो बच्ची जा रही पड़ी, तो मुक्ति दीदी एक ही बात कह रही थी उसकी दादी को, दादी सा कहती हो उसकी दादी को, दादी सा रोकर कोई फायदा नहीं होगा। पापा जी इस दुनिया में किसी की भी नहीं सुनते, एक बार मन में आई तो वे कर लेते हैं। आपका रोने का कोई फायदा नहीं होगा। मैंने तो मानस बना लिया है, आप भी बना लीजिए ना। ये भी बता लिया था। खैर मुझे तो ये कहना है, मैंने तो प्रिंसिपल को कहा था इसे असेंबली में सबके सामने खड़ा करिए और माफी मंगवाइए इससे कि ये फिर से ऐसा ना करे। अब्राहम लिंकन का लेटर, अब्राहम लिंकन ने जो प्रिंसिपल को लेटर दिया था अपने लड़के के, वो लेटर भी एक बार पढ़ लेना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था, पढ़ाया था मैंने बहुत पहले वो लेटर। ये आप लोग नहीं थे शायद, ये नहीं थे। आप मेरे बच्चे के साथ सच्चा न्याय करिए। कोई अध्यक्ष का लड़का है ये सोचकर आप उसके साथ ट्रीट न करें, उसको जीना सिखाए, उसको झुकना सिखाए, उसको माफी मांगना सिखाए। तो कितनी बड़ी सोच होगी उस राष्ट्राध्यक्ष की। खैर, मानव बनना हमारी पहली गरज है और पहली नीड है। यदि हम मानव ही नहीं बन पाए तो हम बाकी के उन चार मनों को सोच कर क्या करेंगे। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल। तो मेरे से आज नहीं और कभी नहीं, मेरे से तो कामना नहीं करना चाहिए। और मैं बड़ा निर्दयी हूँ, मुझे कोई दया नहीं आती। मेरे काम में मुझे कंप्लीटनेस चाहिए, मतलब चाहिए। आपको लगेगा अभी अभी तो हमारे साथ कितने प्रेम से बात कर रहे थे, लेकिन फिर वे इस मुद्दे पर आए तो उन्होंने तो कहा इसमें कोई गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि ये कोई जरूरी नहीं है। आपको समझ में आ रहा है? आगे पीछे कोई जरूरत नहीं है आपको बात करने की। जरूरी ये है क्योंकि मैं एक अध्यापक हूं और आप विद्यार्थी हो। अपना संबंध टीचर और स्टूडेंट का ही है। खैर चलिए,